ఆదోనిపట్నంలో రైల్వే ప్రొటెక్షన్ పోస్ట్ సికింద్రాబాద్ రైల్వే జోన్ డీఐజీ షాదన్ జేబ్ ఖాన్ స్థానిక రైల్వే పోలీస్ స్టేషన్లో శుక్రవారం సాయంత్రం రికార్డులు తనిఖీ చేశారు. జంక్షన్ పరిధిలో కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు, శాంతి భద్రతల పర్యవేక్షణపై ప్రత్యేక నిఘా ఉంచాలని సిబ్బందికి సూచించారు. తదనంతరం సిబ్బంది సమస్యల గురించి తెలుసుకున్నారు. కార్యక్రమంలో డివిజనల్ సెక్యూరిటీ కమిషనర్ శ్రీ టి మురళీకృష్ణ, అసిస్టెంట్ సెక్యూరిటీ కమిషనర్ బిఎం మిశ్రా, సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ బెనయ్, ఎస్ఐ జేపీ రెడ్డి, శ్రీనివాసులు, పి సంజయ్ కుమార్, ఆశా పవర్, వి శైలజ, కె లక్ష్మి. तो ये कि आपको इंतजार करना पड़ा लेट हुए तो कहीं हम लोग रुके नहीं रास्ते में, कंटिन्यूअस काम चल रहा है, काम चल रहा है, वो पोस्ट था पोस्ट का इंस्पेक्शन करना है। होमगार्ड एक सर्विस में हो चाहिए कि सर एक सर्विस वैकेंसी सर वोकेबल लेवल 30-35%। हाँ सर बहुत ज़्यादा जो स्टेशन में गया वो क्वालिटी लो क्वालिटी। हाँ वही तो ये तो अपना लगाया है, ये ठीक है सर, ये ज़्यादा लग रहा है, हमारा कंट्रोल है ना Sir, clear. And we are all fortunate enough to have sir, because so welcome sir to all of your posts. Post South Central Railway, Shri Mohammed Shahan Jeb Khan sir, in our midst. And as you all know, and sir is the second time working in South Central Railway, and I am so lucky that this is the second time I am working under the control of sir. क्रिएट कर रहे हैं हम लोग गाँव वालों के साथ, और जो लोग ट्रैक के किनारे रहते हैं उनकी मैपिंग हमारी इंटेलिजेंस भी कर रही है, ताकि हम ये सारा डेटा लेके और लोगों की मदद ले सकें कि आप बताएं। और ज़्यादातर केसेस में अभी तक जो हमने पकड़े हैं जुवेनाइल होते हैं, बच्चे होते हैं, जिनके खिलाफ कोर्ट का रवैया जो है वो बहुत ह्यूमैनिटेरियन रवैया है, जो होना भी चाहिए। मतलब उनके खिलाफ उनको कोई सज़ा नहीं होती, तो उन पेरेंट्स को फिर हम लोग काउंसलिंग करते हैं। तो ये एक सामाजिक इशू है, क्राइम नहीं है, उसको उस तरह से हम लोग टैकल करने की कोशिश करते हैं। स्टेशन जो आधुनिक का है था, बचपन से देख रहे हैं हम, अब डेवलपमेंट नहीं है और प्लेटफॉर्म भी है, उधर लाइट भी सही नहीं है, किधर ठहरना क्या नहीं बोल के पब्लिक अभी भी परेशान है। ये डेवलपमेंट कब होगा? बचपन से देख रहे हैं, आज तक डेवलपमेंट करने का नहीं। आप अपनी ड्यूटी कर ले रहे हैं कि पब्लिक परेशान हो रही है। ये कब चेंज होगा, इसका कब डेवलपमेंट हो, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले मैं आपको बताऊं कि मैं तो पहली बार अदोनी आया हूं आज, और सुबह मैं रायचूर के इंस्पेक्शन पे था, और डिवीज़न की जहां तक आरपीएफ की वर्किंग है वो रायचूर का मैंने वर्किंग देखी, बहुत अच्छी वर्किंग है। अदोनी अभी देखूंगा आपसे मुलाकात के बाद। जहां तक अदोनी स्टेशन के लेस देन एक्सपेक्टेशन जो आपका है, उससे बहुत एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरता जितना डेवलप होना चाहिए था जब से आप देख रहे हैं। दरअसल इंडियन रेलवेज़ को आप देखेंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी रेलवेज़ है, इसका अपना साइज़ इतना बड़ा है कि, और रिसोर्सेज लिमिटेड है, आप जानते हैं। तो एक प्रायोरिटी बनाई जाती है, प्राथमिकता बनाई जाती है कि इस साल इस सेक्शन को ज़्यादा फंड दिया जाएगा, इस साल इस सेक्शन को दिया जाएगा। जैसा अभी आप देखेंगे कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर अब अदोनी स्टेशन आया है। अभी मैं आ रहा हूँ तो देखता हूँ कि प्लेटफॉर्म का काम चल रहा है। बताया गया मुझे कि सीसीटीवी कैमरे भी अभी उतार लिए गए हैं, क्योंकि पूरा स्टेशन रिनोवेशन हो रहा है। तो बात आपकी सच है कि अब तक नहीं हुआ था, लेकिन अब हो रहा है और ये दिख भी रहा है। दूसरी बात मैं आपसे ये बताऊंगा कि एक जागरूक पत्रकार और इस शहर के नागरिक के रूप में आप ये समझिए कि 3-4 रास्ते हैं कि हमें अपनाने चाहिए, जिसमें एक बहुत मजबूत रास्ता आपके पास है, मीडिया है, कि अगर इस कोई बात बार बार हाईलाइट होती है तो कोई भी सरकारी महकमा, सरकारी अफसर उसको बहुत ज़्यादा दिन तक इग्नोर नहीं कर सकते। तो आप अपनी उस पावर को,
बनाए रखिए, समझिए और हाईलाइट कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ आपकी बात को मैं साउथ सेंट्रल रेलवे के हेडक्वार्टर में, मुख्यालय में पहुँचा दूँ कि अब तक यहाँ ये मानना है वहाँ लोगों का कि नेगलेक्टेड रहा रेलवे स्टेशन। तो जो काम चल रहा है उसमें तेज़ी आ जाए, ये कोशिश की जाएगी। तीसरा जो मामला है वो ये कि आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इस शहर के, जो माननीय एमएलए और एमपी महोदय जिनका ये क्षेत्र पड़ता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि अपनी बात को सही अधिकारियों तक, सही ऑफिस तक पहुंचाएं, और उसके लिए आपको उन पर दबाव बनाना चाहिए क्योंकि आप उनको चुन कर लाते हैं। तो ये अगर जब तक हम जनता के रूप में नहीं समझेंगे कि हमारे पास क्या क्या चैनल्स हैं, हम अपनी बात हो सकता है सही से नहीं रख पाएँ या अपनी बात मनवाने में बहुत समर्थ नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि आप लोग जागरूक नागरिक और जागरूक पत्रकार हैं और अच्छा काम कर रहे हैं कमियों को हाईलाइट करने का, क्योंकि मीडिया से या नागरिकों से जो फीडबैक है वो अगर हमें नहीं मिलेगा तो हैदराबाद में रह के नहीं पता चल सकता यहाँ क्या है। तो बहुत शुक्रिया कि आपने ये हाईलाइट किया। काम जैसा कि आपने देखा शुरू है यहाँ, लेकिन आगे और क्या क्या होना मैं अपनी बात को पहुँचा दूँगा सही ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स तक, और इंशाल्लाह यहाँ भी आपको डेवलपमेंट और बढ़ता हुआ दिखेगा। और एक बात सर, जो इधर है ना, बहुत से लोग घर में लड़के आके परेशानी के आगे उधर आगे मर रहे हैं, ऊपर से गिरना, ट्रेन के नीचे आके पड़ना, और मरने के बावजूद भी 1 घंटे के बाद आके उधर तफ्तीश के लिए ये लोग आते हैं, लेट करते हैं। तो मरना से पहले ही बचा लिया गया तो अच्छा रहेगा, इसलिए तरीके से कुछ डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं बोल के राउंड कर सकते हैं ना सर? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने। यानी एक एक नागरिक और एक एक इंसान की जान जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती, उससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ ही नहीं है हमारे लिए, और वो फ्यूचर का हमारा कर्णधार है देश का, जो अभी जान किसी टेम्परेरी किसी प्रॉब्लम की वजह से वो दे रहा है, नासमझी की वजह से दे रहा है। हमारे लिए भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। रेलवे बोर्ड ने डेथ ऑन ट्रैक को रोकने के लिए ढेर सारे स्टेप्स उठाए हुए हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे में भी एक जॉइंट कमेटी बनी हुई है ये एग्ज़ामिन करने के लिए कि ट्रैक पर जो लोग गिर कर मर जाते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो और किसी कारण से उनकी मौत हो, इसको कैसे रोका जाए। अभी एक स्कीम जिसका नाम हमने 4E दिया है वो हमने बनाया हुआ है, चूँकि मैं उस कमेटी का कन्वेनर हूँ साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से, RPF की तरफ से, और वो जनवरी में इंशाल्लाह वो लागू करने का इरादा है। उसका मतलब ये होता है कि नंबर 1 इंजीनियरिंग, 4E की जो मैंने बात की उसमें से पहला E है इंजीनियरिंग। हम ऐसे स्ट्रक्चर खड़े करें कि जहाँ से किसी को जगह नहीं मिलेगी ट्रैक पर जाके जान देने की या कूदने की, ऐसे स्ट्रक्चरल बैरिकेड क्रिएट करते हैं। दूसरा उसका पार्ट है, उसको कहते हैं हम एजुकेशन। हम अवेयरनेस क्रिएट करें कि इंसानी जान कितनी कीमती है। आप जान दे रहे हैं, आपके पर घर में 2 आदमी 4 आदमी आप ही को देख कर जीते हैं, आप पर डिपेंडेंट है। तो अगर इंसानी जान की उनको कीमत समझा सकेंगे, हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकेंगे, तो इससे भी जानें रुकेंगी। और दूसरा एस्पेक्ट ये कि अगर आप बच गए तो आप एक क्रिमिनल एक्टिविटी करने के लिए के इल्ज़ाम में आप पकड़े भी जाएंगे। तो ये इस एस्पेक्ट को अवेयरनेस के ज़रिए बताना है। तीसरा उसका एस्पेक्ट आता है इन्फोर्समेंट, कि अगर कोई अवेयरनेस से भी नहीं मानता है तो वहाँ जहाँ हमारा मैन पावर जहाँ पर अलाउ करता है हमें, वहाँ पर हम पकड़ के उनको कानून की जो कार्रवाई है, जैसे ट्रैक क्रॉस करना 147 का ट्रेसपास में एक अपराध है, तो उसको कानूनी एक्शन लेना उनके खिलाफ। और आखिरी आता है, उसको हम लोग इनेबलमेंट कहते हैं, कि हर जगह हम नहीं हो सकते। आप जानते हैं धोनी में कितनी संख्या हमारी, लेकिन आप हो सकते हैं। एक डेली चलने वाला हमारा पैसेंजर हो सकता है, कम्यूटर हो सकता है। अगर लेवल क्रॉसिंग गेट पे जान जा रही है तो वहाँ एक दुकान चलाता है, कोई सब्ज़ी बेचता है, कोई वो हो सकता है, वो देखता है रोज़। इन लोगों को स्टेक होल्डर के रूप में जोड़कर, इनसे अपील करके, इनको समझा के कि ये जान बचाने में मदद कीजिए आप सरकार की, ये इरादा है। ये 4E के हिसाब से एक स्कीम बनाई गई है, इस पर काम करने का इरादा हम लोगों का जनवरी से इंशाल्लाह, जब हम लोग GM साहब का अप्रूवल इस पर ले लेंगे। इससे मुझे लगता है कि कीमती जानों को बचाने में मदद मिलेगी।
और एक सर बाहर जो है ऑटो स्टैंड है सर, उन लोगों का दादागिरी ज़्यादा हो गया है। अगर पैसेंजर को कोई बेंगलुरु से हैदराबाद से लेने आता है, गाड़ी अगर छोड़ देंगे ना, ये तुम्हारे बाप की जगह नहीं, इधर हटाओ बोल के कुत्ती की तरह मार के उन लोग को पीट के हॉस्पिटल एडमिट करा रहे हैं। ये लोग इधर से आपकी जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, क्या इन लोग को भी महीना कुछ मामूली मिलता है कि उन लोग को सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा हो गया उन लोग का, इतना ज़्यादा हो गया कि कोई भी आएगा ना तो सीधा मार देते हैं। बाकी की दूसरी बात है, लेकिन ऑटो स्टैंड वाले को बहुत दादागिरी होगा। बहुत पढ़े लिखे आदमी लोग हॉस्पिटल में एडमिट करके हज़ारों से लाखों से पैसा डाल रहे हैं, लेकिन वो अभी तक सुधार नहीं आ रहा है। तो इस ऑटो स्टैंड वाले के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो देखिए यही कहूँगा कि हमारे रेलवे एक्ट में हमारे पास अधिकार हैं कि ऐसे न्यूसेंस क्रिएट करने वालों को हम कानून पर कानूनी शिकंजा कसें। और मुझे लगता है कि अगर ये, क्योंकि ढेर सारे काम हैं हमारे पास, ये अगर नेगलेक्ट हुआ अब तक, तो उसको फोकल एरिया बनाएं आप कि अगर न्यूसेंस है ऑटो वाले का, क्योंकि स्टेशन प्रीमाइसेस में तो अगर किसी की चलनी चाहिए तो वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की चलनी चाहिए। अगर ऑटो वाला यहाँ अपनी मनमानी कर रहा है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। कैमरे भी काम नहीं कर रहे हैं, तो पूछेंगे तो कैसे मारा बोल के अगर देखने जाएंगे तो कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। अभी तो बताया कि ये अमृत भारत स्कीम की वजह से स्टेशन बन रहा है तो कैमरे उतारे गए हैं, लेकिन जैसे वो बन जाएगा स्टेशन पूरा तो कैमरे भी लगेंगे। आपको अगर लगता है कि ज़्यादा कौन, आप आउटपोस्ट इंचार्ज हैं, आप यहाँ के इंचार्ज कौन है? तो उनको ये बताइए कि स्टैंड अलोन कैमरा कम से कम लगवाएं कि दिखे कहीं पर जहाँ पर उनका स्टैंड है ऑटो का। और ये न्यूसेंस अच्छी चीज़ नहीं है हमारे लिए। तो आप शुक्रिया, आपने हाईलाइट किया। और यही फ़ायदा है मीडिया के साथ इंटरेक्ट करने का कि हमें नब्ज़ पता चलता है कि क्या चल रहा है। तो आपके सामने मैंने बताया और मैं इसको नोट भी करता हूँ, अपने इंस्पेक्शन नोट में भी लाऊंगा और मॉनिटर करूँगा इंशाल्लाह। सर फंड्स कितना सैंक्शन हुआ सर डेवलपमेंट की? फिगर मैं नहीं बता सकता अभी, क्योंकि आप जानते हैं रेलवे में जो 10-12 डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिकली और कुछ सिग्नल एंड टेलीकॉम 3 डिपार्टमेंट बैठ मिल के ये काम इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो फंड का एग्जैक्ट स्टेटस तो आपको मैं पूछ के बता सकता हूँ। सर वंदे भारत का ट्रेन पर खतरा फेंका था ना सर, वो प्रीवियस टाइम में, वैसे वाले को कैसे एक्शन लेते सर प्रीवियस है तो भी? हाँ, ये एक मतलब हम लोगों के लिए बहुत बड़ा कंसर्न का मुद्दा है कि किसी भी ट्रेन पर पत्थर फेंकना, क्योंकि इंसान, उससे पैसेंजर ज़ख्मी होता है, हो सकता है ट्रेन की स्पीड को अफेक्ट हो रहा है इससे, और एक इमेज जो रेलवे की है उसमें भी डेंट लगता है। आप ये समझिए कि हमने इसके लिए भी 3 रास्ता इख्तियार किया हुआ है। एक तो ये कि वंदे भारत एक्सप्रेस में जो बाहर की तरफ कैमरे लगे हैं उन पर कोशिश की जा रही है कि उस स्पीड में जो 130, 140, 150 तक की स्पीड गेन करती है वो ट्रेन, उस स्पीड में जो इमेज कैप्चर हो रहा है उसकी क्वालिटी और इम्प्रूव करवाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम सबसे अच्छा एविडेंस वो दे सकता है। दूसरा एविडेंस हम देखते हैं आसपास के किसी घर में, किसी दुकान में कैमरा लगा है और वहाँ कोई कैप्चर कर लेता है। और कभी कभी अंदर लगे हुए कैमरे जो वंदे भारत के कोच में अगर खिड़कियाँ खुली हैं शीशे की, तो वहाँ से भी एक हमें कैप्चर मिलता है। तो ये फीड लेके हम लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं। ये एक आस्पेक्ट है, पकड़ धकड़ करना, लेकिन कहीं पर कोई रिपीटेड इंसिडेंट नहीं होता। हमारा अपना मानना है कि ये कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग नहीं है, ये बच्चे हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जिनको लगता है कि टाइम पास के लिए चलो पत्थर उठा के फेंक दिया। कोई ऐसा ऑर्गेनाइज क्राइम की बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए कंसर्न का मुद्दा, इसलिए हम साथ साथ अवेयरनेस की कोशिश कर रहे हैं। हमने యాక్చువల్ ఇన్స్పెక్షన్ చేసిన తర్వాత ఆదరణ కూడా విజిట్ చేస్తున్నారు. మీకు తెలుసు అందరికీ ఆర్పిఎఫ్ వర్కింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉందనేది. ప్యాసింజర్ ఏరియానే మేము చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాము. క్రైమ్ మీరు అంతకుముందు డేటాతో పోల్చుకుంటే కనుక ఇప్పుడు చాలా తక్కువగా ఉంది. జిఆర్పీతో కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ క్రైమ్ని కంట్రోల్ చేస్తూ నైట్ ట్రైన్ ఎస్కార్ట్ అంటే ప్రివెంట్ కూడా చేసుకుంటూ ఉన్నాము. సో ఈ ఏరియాలో అంతకుముందు మీరు ఒక 5-6 ఏళ్ల క్రితం క్రైమ్ చూస్తే కనుక ఆ డేటా ఇప్పుడు డేటాతో చూస్తే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. క్రైమ్ లేదని నేను అనలేను కానీ బట్ అప్పటితో చూసుకుంటే చాలా తక్కువగా ఉంది. సో ఇందులో మోడర్నైజేషన్, మోడర్న్ టెక్నిక్స్ అవన్నీ కూడా చూసి డేటా, ఫింగర్ ప్రింట్ డేటా, క్రిమినల్ డేటా వాటన్నిటిని కూడా చూసుకుంటూ దాంతో చాలా వరకు క్రైమ్ని అరికట్టడం జరిగింది ప్యాసింజర్స్కి. సో ప్యాసింజర్స్కి ఇబ్బంది కలుగుతూ ఉంటే ఆ ప్యాసింజర్స్లో మీరు ఉండొచ్చు, మేము ఉండొచ్చు,
మీ బంధువులు ఉండొచ్చు, మీ కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఉండొచ్చు. వాళ్ళందరికీ కూడా పీస్ఫుల్గా రైల్వేలో టికెట్ తీసుకొని వచ్చే ప్యాసింజరు పీస్ఫుల్ జర్నీని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు రైల్వే నుంచి. అది మేము ఫెసిలిటేట్ చేస్తున్నాం.